तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 6 मई और 6 मई के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित होने हुआ है। और तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि G7 सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है। तो ब्रिटेन में हुआ है दोस्तों। फिर हमें यह जानना है कि G7 में कौन कौन से बड़े देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। G7 में जैसे नाम से पता है G7 में 7 देश शामिल हैं। इसमें दोस्तों कनाडा और अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो आपको इसी तरह से याद करना है कि जैसे एक सेकंड रुकिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और इधर वाला ये यूरोप मान लीजिए, ये नीचे आ जाएगा अफ्रीका, इधर अपना भारत। तो ऐसे करके पूरा हो रहा है। यहाँ पे है जापान। तो कौन कौन शामिल है दोस्तों? पहले तो ये कनाडा, यहाँ पे है ये कनाडा, फिर अमेरिका। तो दो तो इधर वालों में कौन से हो जाएंगे? कनाडा और अमेरिका। सॉरी, ये वाला अमेरिका नहीं है, यही वाला अमेरिका। ऊपर कनाडा है और अमेरिका, तो दो बड़े देश तो ये हो गए, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। ठीक है, एक मिनट, ये कनाडा और ये अमेरिका है ना। तीसरा ब्रिटेन यहाँ पे है, तो ये तीसरा ब्रिटेन यहाँ पे हो गया। और फ्रांस, इटली, जर्मनी, तीनों यहाँ पे ही है ना। तो 4, 5, 6 फ्रांस, इटली और जर्मनी, और सातवां जापान इधर है। पहले दोस्तों इसमें रसिया भी शामिल हुआ करता था, बट क्रीमिया वाले मुद्दे पर रसिया को निकाल दिया गया है। तो पहले G7 की जगह G8 बन गया था, लेकिन अब यह फिर से G7 बन गया है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी मतलब क्षेत्र की स्थिति याद करना चाहो, ऐसे सदस्य याद करना चाहो, तो देखो मैप वाइज याद करने में कितना इजी लग रहा है ना, कि भाई दो तो ये वाले हो गए इधर वाले है ना, फिर ब्रिटेन हो जाएगा एक बड़ा देश तीसरा है ना। ठीक है, फिर फ्रांस, इटली और जर्मनी तीनों इधर ही हैं। ठीक है, तो 3 ये हो जाएंगे और एक इधर वाला जापान हो गया। पहले रसिया था, अब रसिया है नहीं। ठीक है, तो क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को ब्रिटेन ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें आमंत्रित किया था। तो दोस्तों चर्चा में था, आज के ही पेपर में बड़ी न्यूज़ आई थी कि हमारा जो प्रतिनिधि दल गया है वहाँ पे जा रहा था, तो उसमें दो जो व्यक्ति हैं, हमारे जो एस रविशंकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उस मंडल में से जो दो प्रतिनिधि हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब एस रविशंकर साहब ने बोला है कि हम डिजिटली ही भाग लेंगे, मतलब जाएंगे नहीं, वर्चुअली ही भाग लेंगे अब उस सम्मेलन में। तो इसलिए ये चर्चा में था, तो चर्चा में है। तो हमारे लिए G7 दोस्तों वैसे भी चर्चा में रहता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देशों का यह समूह है। तो हमारे लिए याद करना ज़रूरी है कि भाई इस बार सम्मेलन कहाँ हुआ है और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, क्या भारत इसका सदस्य है, नहीं तो फिर भारत को क्यों आमंत्रित किया गया, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को स्पेशली आमंत्रित किया है। ठीक है, और दोस्तों आज के पेपर की बड़ी खबर जो थी मराठा आरक्षण थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में आरक्षण रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया है। मराठाओं को आरक्षण दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा, लेकिन अब वह रद्द कर दिया गया है। तो 5 जजों की बेंच ने कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होना असंवैधानिक है। दोस्तों इंदिरा साहनी केस में भी यही कहा गया है। अगर कोई भी आपसे आरक्षण की बात करे और सीमा की बात करें, तो आप इंदिरा साहनी केस को बोल सकते हो, मतलब उसको कोट कर सकते हो, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव लगे कि इंदिरा साहनी केस में यही कहा गया है कि कोई मतलब रेयरेस्ट परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों 5 जजों की इस बेंच ने यही कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा होना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति भी नहीं है जिसके आधार पर मराठा समुदाय को सीमा से बाहर जाकर आरक्षण दिया जाए। दोस्तों आपने वैसे देखा होगा कि कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा है, लेकिन वह सीमा तब बढ़ाई जाती है जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि असाधारण परिस्थिति हो, भाई कोई समुदाय ज़्यादा ही पिछड़ा हो, उसको देने की ज़रूरत हो, कहीं पे मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि दंगे वंगे हो रहे हैं और बहुत सालों से वो मांग चली आ रही है और वहाँ पे रियल में भी ज़रूरत है ना, तब वह सीमा बढ़ाई जाती है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती। तो कोर्ट ने यही कहा है कि भाई मराठा समुदाय की सीमा
ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति भी नहीं है कि 50% की सीमा से बाहर जाकर मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार आरक्षण का समर्थन कर रही है। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं दोस्तों तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बोला है कि केंद्र सरकार समर्थन कर रही है आरक्षण का। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार भाई हटवा रही है आरक्षण। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई मराठा, क्योंकि महाराष्ट्र में केंद्र के विपक्ष सरकार है तो इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, पर कोर्ट ने फिर भी ये कहा कि मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता। मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है, ना तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है और ना ही आर्थिक रूप से पिछड़ा है। दोस्तों हमारे यहाँ पे आरक्षण देने के 2 आधार कौन से हैं? एक तो शैक्षणिक आधार है दोस्तों हमारा, एक सामाजिक आधार है ना। तो 2 आधारों पे दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि मराठा समुदाय वैसे ना तो सामाजिक ना शैक्षणिक आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ नहीं है। और दिया कब गया था? 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC अधिनियम को के आधार पर शिक्षा और नौकरियों में इन्हें कुल 16% का आरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों इन्होंने मराठा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा जो समुदाय है उसको SEBC में शामिल कर लिया था और 16% आरक्षण इन्हें प्रदान किया था। तो एक तर्क ये भी दिया गया है कि किसी भी सरकार को अपने स्तर पे SEBC घोषित करने का अधिकार नहीं है। यह किसी भी मतलब जो जाति होती है, जनजाति होती है, समुदाय होता है, उसको अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करना हो तो वह अधिकार राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति के पास होता है ना। तो राष्ट्रपति ही वह घोषित करेगा। तो इसलिए भी इसे चुनौती दी गई थी और ये 16% का आरक्षण दोस्तों इन्हें दिया गया था, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि आरक्षण कितना % था, रद्द किसने किया है, कितने जजों की बेंच थी, किस आधार पे उन्होंने रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि मराठा ना तो सामाजिक और ना शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और कितना था आरक्षण, किसने दिया था, है ना। और इस पे दोस्तों जो उद्धव ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र के CM, उनका दोस्तों कल का जो ट्वीट है, बयान है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप आरक्षण लागू करके दिखाएं। तो आप सबने वो वीडियो देखा ही होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो ऐसे। थर्ड है दोस्तों, एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीने में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर कहाँ देखने को मिली है। दोस्तों हमारी एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने कहा है कि पिछले 4 महीने में बेरोजगारी की दर भयानक रूप से बढ़ी है। तो उन्होंने कौन सा राज्य इसमें प्रथम रहा है, तो सर्वाधिक बेरोजगारी दोस्तों हरियाणा में है 35%, और राजस्थान दूसरे स्थान पे आया दोस्तों। 28% बेरोजगारी राजस्थान में हो गई है। और अगर पिछले 4 महीने में बेरोजगारी की दर देखते हैं तो दोस्तों अप्रैल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर रही है, 28% बेरोजगारी में देखने को मिली है अप्रैल के महीने में। पिछले 4 महीने की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली है। और सर्वाधिक बेरोजगारी है दोस्तों हरियाणा में 35%, और राजस्थान दूसरे स्थान पर बरकरार है। तो दुखद ही खबर है हमारे लिए, लेकिन आप कोट कर सकते हो कि राजस्थान एक बीमारू राज्य है या नहीं है ना। तो जब पक्ष में तर्क देने हो कि बीमारू है तो ऐसी चीज़ें आप कोट कर सकते हो। और वैसे भी आपको नॉर्मली जनरली याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, बेरोजगारी रेट कितनी है, गरीबी कितने % है, और BPL में कितने % लोग आते हैं। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं RPSC में, किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जनरली हमसे बन जाते हैं। और नहीं भी बनते हैं तो हम अगर जवाब दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसमें अगर हम ऐसे डेटाज देते हैं जो मोटे मोटे से डेटाज हैं, अगर हम मेंस पे आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें हम ये कोट करते हैं ऐसे डेटा कि राजस्थान में इतनी बेरोजगारी रेट है, पिछले वर्ष के मुकाबले इतनी बढ़ी है, कम हुई है, तो हमारा जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव बनता है ना। तो ये सारे डेटाज तो दोस्तों आप जहाँ पे पढ़ते हो डेली, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके आगे जो छोटी छोटी सी लिस्ट आती है ना, वहाँ पे बना के रखा करो कि कैसी चीज़ें, जैसे कि हमारी विधानसभा में वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी हैं, हाई कोर्ट में कितनी हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें कि लिटरेसी रेट वगैरह भी हमें मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए, बेरोजगारी रेट भी, BPL में कितने लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। और ये जो कोर्ट केस हैं, इंदिरा साहनी कोर्ट केस हो गया, नागार्जुन हो गया, और केशवानंद भारती, और तो जैसे हमेशा से पढ़ते आए हैं वो तो खैर आप लोगों को याद ही होंगे, लेकिन जो फ़िलहाल सुर्खियों में चल रहे हैं
कि प्राइवेसी को लेके पुट्टा स्वामी वाला केस हो गया है ना, ये सारे केस वगैरह आप है ना छोटी छोटी सी लिस्ट बना के आप चिपकाया रखा करो सामने, है ना। और एक बार जब हम पढ़ते रहते हैं तो टेबल पे सामने दीवार पे तो हमारा ध्यान जाता ही रहता है, तो वो चीज़ें क्या होती है दिमाग में फीड हो जाती है, फिर अपन भूलते नहीं हैं। और फिर ये रेट्स क्या होती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा थोड़ी बदलती हैं, है ना। विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थोड़ी बदलती है, इक्के दुक्के का ही तो अंतर आता है। तो अगर हमें एग्जैक्ट नहीं याद है तो हम लगभग लगा के भी लिख सकते हैं, लगभग लगा के भी बोल सकते हैं कि सर लगभग 24-25 है, या फिर आंसर लिख रहे हैं मेंस में तो हम लगा सकते हैं लगभग 24-25 महिलाएं या 24 महिलाएं, लगभग लगा दें। अगर हमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो लगभग लगा देंगे, तो उस चीज़ को गलत नहीं माना जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों हमारे आंसर को, राम कहानी तो सभी लिखते हैं, अगर हम थोड़े थोड़े डेटा केस वगैरह ऐड करते हैं तो आंसर हमारा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गई मराठा आरक्षण की बात। और अगर बड़ा आर्टिकल आएगा दोस्तों इस पर 1-2 दिन में हिंदू में पक्का, कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्या केंद्र ने जानबूझ के किया है महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए, या फिर भाई कोर्ट का खुद का फैसला है, जो भी है। तो ये जैसे ही आएगा कोई आर्टिकल बड़ा इस पर तो वो हम उठा लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये बाकी सारे मुद्दे भी इसमें क्लियर हो जाएं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना से काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितना पैकेज आवंटित किया है। तो ये भी आज बड़ा सुर्खियों में था दोस्तों, दोनों तीनों पेपर्स में ही पहले पेज पे न्यूज़ है कि भाई आरबीआई सामने आया है फिर से कोरोना पे काबू पाने के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा का ऐलान किया है कि 50,000 करोड़ रुपए देंगे दोस्तों वो कोरोना से काबू पाने के लिए। इसके तहत वो करेंगे क्या, बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन निर्माताओं, ट्रांसपोर्टर्स, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध करवाएंगे, है ना। किस किस को, वैक्सीन निर्माताओं को, ट्रांसपोर्टर्स को, निर्यातकों को, है ना, इन सबको, ताकि उनको आसान किस्तों पे लोन देंगे तो हम तक वैक्सीन की पहुंच ज़्यादा बनेगी ना, और सस्ती भी पड़ेगी हमारे लिए। तो इसलिए आरबीआई ने इन सारे क्षेत्रों के विकास के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य में जो भी क्षेत्र आते हैं उन सब के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लोन की व्यवस्था उन्होंने की है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही आरबीआई ने छोटे कुल सुधारों के लिए, छोटे उद्योगों के सुधारों के लिए दोस्तों, है ना, छोटे उद्योगों के सुधारों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की दूसरी विंडो खोली है, जिसके तहत 25 करोड़ तक के ऐसे कर्जदार जिन्होंने पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी इस बार फिर से सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों आरबीआई ने छोटे जो कर्ज सुधार, मतलब जो छोटे छोटे से व्यवसाय होते हैं 25 करोड़ रुपए से कम तक के कर्जदार जो हैं उनको लोन स्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी है। पिछली बार भी दी थी दोस्तों, लेकिन इस बार फिर से आरबीआई ने यह खोली है सुविधा। ये क्यों खोली है, क्योंकि ज़रूरत है कि मतलब फिर से हालत ख़राब हो गई है और फिर से लगभग फरवरी से लेके अब तक लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है, तो फिर से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तो लोन जो चुकाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग मतलब लोन को रीस्ट्रक्चर करना, है ना, मतलब लोन की जो पहले वाले नियम थे उनमें चेंजेस करना। मान लो पहले 3 महीने में लोन चुकाना था तो अब उसको फिर से उस पर मतलब उसके फिर नियम बनाए जाएंगे, और अब इसे बढ़ाकर जैसे 12 महीने कर दिया है। किस्त की राशि जैसे पहले 5,000 थी उसे घटाकर 1,000 रुपये कर दी गई, ताकि लोगों को कोरोना में मुश्किल नहीं हो। कई बार तो लोग लोन्स की वजह से सुसाइड कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लो कि जो कि इंजीनियर वगैरह हैं, है ना, कई सारे लोगों को नौकरियों से बाहर खदेड़ दिया गया है, छटनी कर दी गई है कर्मचारियों के। अब वो लोग क्या होते हैं कि जैसे कि कोई फ्लैट ले लिया, वो किस्तों पे चल रहा है, उस फ्लैट की 1 महीने की किस्त जा रही है 25-30 हज़ार रुपये, ठीक है। अब 1-2 महीने इतनी सेविंग्स तो होती है सबके पास में कि अभी जैसे मान लो कोई नया नया ही नौकरी लगा है, 2-3 साल ही हुए हैं, ठीक है। अब उसके पास इतनी सेविंग्स तो होती है कि वो 2-3 महीने तक अगर नहीं उसकी नौकरी वोकरी छूट भी गई तो भी वो लोन चुका देगा। लेकिन दोस्तों फिर अगर आगे भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको पता है कि नौकरी तो है ही नहीं, जिनकी छूट गई ना उनको तो वापस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत तो वैसे गड़बड़ा रही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर दुखी होकर सुसाइड वगैरह, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक साथ में। किसी ने गाड़ी ले रखी है लोन पे, अब वो कहाँ से चुकाए लोन, है ना, क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे हैं ना नौकरी है ना पैसे।
तो ऐसी स्थिति से उबार पाने के लिए ये जो हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने फिर से 25 करोड़ रुपए तक के लोन वाले कर्जदारों के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी है। ठीक है। एक दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है? तो कई बार ऐसे ऑपरेशन पूछ ले जाते हैं, प्री में ही पूछ ले जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना का पोत INS तलवार बहरीन से 54 टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु इस बार विदेशों से हम मदद ले रहे हैं और हम वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह मंगवा रहे हैं। उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इस ऑपरेशन के तहत पहला हमारा जो INS तलवार है, हमारा नौसेना का जहाज है INS तलवार, वो 54 टन ऑक्सीजन लेके पहुंचा है। कहाँ से लेके आया? बहरीन से। और इसी तरह से दोस्तों INS एरावत नाम का हमारा जहाज है, वो सिंगापुर से रवाना हो चुका है। वो भी 27 टन के आसपास ऑक्सीजन लेके आ रहा है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपको शायद कम लगे हों, लेकिन मेरे फीवर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी। फिर भी मुझे लगा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, तो फिर भी दवाई ववाई लेके मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो तबीयत सही हो जाएगी कल तक, तो दोस्तों अच्छे मतलब और ज़्यादा न्यूज़ कवर हो जाएंगी। तो आज जितनी तबीयत ने साथ दिया उतना आपके सामने प्रस्तुत है, कि मैंने सोचा ब्रेक लेने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो आपके सामने ले आया जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।